माय क्यूट लिटिल वांगशन फैमिली। चलिए बोर्न टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे ही वांगजी ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया, वांगजी पर एक ओमेगा छलांग हुई। वांगजी ने ठहाका लगाया और एचा को उठा लिया, जबकि एचा ने वांगजी को गले लगा लिया और अपने सभी सौतेले भाई बहनों को देखा। सिजोई अपनी सीट से खड़ा हुआ और वांगजी के सामने झुका, जबकि वांगजी ने उसकी ओर हल्के से मुस्कुराया। उसकी नज़र विंग पर गई, जो भी सामने खड़ा हुआ और उसके सामने झुका, लेकिन उसके पास एक नई चीज़ थी। वांगजी ने तोते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह क्या है? विंग ने मुस्कान के साथ कहा, मेरी बेटी। वांगजी ने कफ किया और कहा, लेकिन यह तो तोता है। विंग ने भी सिंपल जवाब दिया, अगर आपको पता है कि यह तोता है तो फिर आप मुझसे पूछ क्यों रहे? वांगजी ने सांस लेते हुए कहा, मेरा कहने का मतलब था कि तुम्हें इसे किसने दिया? विंग ने पहले तोते को देखा और कहा, ओह यह। उसने मुस्कान के साथ कहा, तीसरे राजकुमार ने स्नेह के प्रतीक के रूप में मुझे इसे उपहार दिया है। वांगजी ने सिजोई की ओर देखा। सिजोई ने भी वांगजी को एक स्माइल पास की। उसके बाद वे सभी अपनी सीट पर बैठ गए और एचा, जो भी वांगजी की गोद में बैठी थी, और दो छोटे राजकुमार उसे इशारा कर रहे थे, और यह विंग द्वारा अनदेखा नहीं रहा। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसेस, मुझे लगता है अब आपको किंग की गोद से उठकर उनके पास बैठ जाना चाहिए। एचा ने रूडली कहा, और आपको ये लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी? विंग ने अपने मन में कहा, मुझे इस तरह के बच्चों से सचमुच नफरत है। फिर विंग ने एचा से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि आप खाते समय किंग को परेशान करेंगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, किंग ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। एचा ने विंग को घूरा और उसने अपनी आइज रोल की। वांगजी एचा के बालों को सहलाते हुए बोला, यह ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर एजिन दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं युवान ने वांगजी की नकल करते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहा, आपको तो नहीं है, लेकिन आपके दोनों बेटों को कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। वहीं एचा ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, फादर मुझे खिलाओ। और वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी खाना शुरू करते हैं और वांगजी एचा को खिलाना शुरू करता है, लेकिन वह नहीं खा रहा था और यह विंग द्वारा देखा नहीं गया। उसने भी नहीं खाया और वह वांगजी के साथ खाना चाहता था। वास्तव में उसने युआन और एजिन को खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके चेहरे पर ईर्ष्या के भाव साफ दिख रहे थे। लेकिन जब विंग ने उन्हें खिलाना शुरू किया तो वे थोड़े नरम हो गए। एचा का खाना खत्म हो गया था, लेकिन वह अभी भी वांगजी की गोद पर बैठी थी और इस वजह से वांगजी आराम से नहीं खा पा रहा था। सिजोई ने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि वांगजी खाना नहीं खा पा रहा। सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, एचा इधर आओ और पिताजी को खाना खाने दो। एचा वांगजी की गर्दन के और करीब लगी और उसने कहा, नहीं। वांगजी मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। तभी विंग ने धीरे से एचा के हाथ को छुआ और कहा, राजकुमारी। पर एचा ने विंग के हाथ को झटक दिया और कहा, मुझे मत छुओ। वांगजी ने उसे अपनी ओर देखने को मजबूर किया और कहा, एचा, तुम अपने बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, और अगर तुम मेरी गोद में बैठी रहोगी तो फादर खाना नहीं खा पाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बगल में बैठो और जब मैं खाना खत्म कर लूँगा तो तुम्हें फिर से उठा लूँगा। तभी जे ने सिजोई से फुसफुसाकर कहा, आखिर यह इतनी बिगड़ी हुई क्यों है? सिजोई ने भी मुस्कुराते हुए उसे फुसफुसाकर ही कहा, मैं भी आपसे यही सवाल पूछ सकता हूँ। उसके बाद एचा वांगजी के बगल में बैठ गई, लेकिन वह अभी भी वांगजी से चिपकी हुई ये कहीं उसे गले लगा कर रखे थे। खैर, वह अपने फादर का से बहुत प्यार करती थी और वह चाहती थी कि उसके फादर केवल उससे ही प्यार करें। खाने के बाद सभी लोग हॉल रूम में बैठे थे। हमेशा की तरह एचा वांगजी से चिपकी हुई थी, जबकि युवान विंग को गले लगा रखा था और विंग की गोद में अपना सिर छिपा रहा था, क्योंकि वह अपने पिता को उस पर ध्यान न देते हुए देख दुखी था। एचिन भी विंग के बगल में बैठा था
और अन्य 4 राजकुमार विंग से थोड़ी दूर पर बैठे थे। विंग ने उनके लिए कुछ मिठाइयाँ बनाई थी और वे उसका आनंद ले रहे थे। तभी वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब जब आप सब यहीं पर हैं तो मैंने कुछ सोचा है। जैसे ही ये शब्द वांगजी के होठों से निकले, सभी राजकुमार वांगजी की ओर देखने लगे। युवान ने भी उस पर नजर डाली। सभी भ्रमित थे क्योंकि इस समय शाही दरबार में कुछ भी गंभीर नहीं चल रहा था। हैकॉन ने मुंह में खाना लिए पूछा, वह क्या है? वे विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको पहले खाना खत्म कर लेना चाहिए। तभी हैकॉन ने कहा, मुझे भी लगता है यह एक अच्छा विचार है। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर खाना कैसा था? हैकॉन ने कहा, ठीक ठाक। विंग ने तुरंत उसके सामने रखे मिठाई की प्लेट उससे छीन ली। हैकॉन अपने पल के झपकाता रहा। वहीं एंगजी ने अपने मन में सोचा, भगवान, ये फिर से नहीं। वांगजी ने देखकर आह भरी क्योंकि वह जानता था अब क्या होने वाला है। वहीं जे ने विंग की ओर देखते हुए कहा, इतना दुस्साहस? सुजोई आश्चर्य से विंग को देख रहा था। तभी एचा ने विंग की ओर देखते हुए कहा, एक राजसी व्यक्ति का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी? विंग ने एचा को घूर के देखा। एचा डर गई और उसने अपनी पपी आई से अपने फादर की ओर देखते हुए कहा, फादर। पर वांगजी ने एचा को चुप रहने का इशारा किया। वहीं हैकॉन ने प्लेट को पकड़ा और प्लेट को अपनी ओर खींचते हुए कहा, मुझे मेरा खाना वापस दो। विंग भी उसे घूरते हुए बोला, अगर स्वाद इतना ही अच्छा है कि तो तुम मेरे हाथ का बना खाना सुअर की तरह क्यों खाते हो? हैकॉन प्लेट पे रखी मिठाई को देखा और अपने मन में सोचा, अगर मैं एक बार उसके अच्छे खाने पकाने के कौशल की प्रशंसा करूं तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर उसने विंग की ओर देखा और कहा, अपने मन में कहा, ठीक है। फिर उसने विंग से कहा, ठीक है, आपके हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट है। हैकॉन ने मुस्कान के साथ कहा, ये ऐसे है जैसे स्वर्ग से आए हो। विंग ने संतुष्टिपूर्ण मुस्कान दी। हैकॉन ने विंग को पपी ऐसी खाते हुए कहा, अब क्या मैं इसे खा सकता हूँ? वही जे अपने मन में सोचता है, क्या बकवास है, यह इतना भी स्वादिष्ट नहीं है। फिर उसने उसे खाया और कहा, सचमुच इसे खा रहा हूँ जैसे किसी ने इसे चुरा लिया हो। विंग मुस्कुराया और उसने हैकॉन से कहा, जरूर। वहीं वांगजी मुस्कुराया और उसने विंग से पूछा, तुमने ये कहाँ से सीखा है विंग? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मानो स्वर्ग से आए हैं। विंग बताया, अपनी माँ से। अपनी माँ को याद करते विंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने मन में कहा, वह एक विश्व स्तर सिर्फ है। मुझे भी उनसे मिलने के लिए उनकी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके होठों पर एक उदास मुस्कान आ गई। उसकी आंखों से आंसू की बूंद गिरी। फिर उसने कहा, लेकिन मुझे अब भी उसकी याद आती है। वांगजी ने विंग को चिंतित होकर देखा और कहा, विंग। वही हैकॉन भी विंग की आंखों में आंसू देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विंग की ओर देखते हुए बोला, उपपत्नी विंग। वहीं जे ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तो आप रो भी सकते हैं। हनवल ने भी विंग की ओर देखते हुए कहा, सब कुछ ठीक है? विंग ने हनवल की ओर देखा और कहा, मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास एक सम्मानजनक तरीका है। खड़ा हुआ और सभी के सामने वो किया और कहा, आई एम सॉरी, और वहां से चला गया। वहीं युवान विंग के पीछे आते हुए बोला, आई। जैसे ही विंग वहां से चला गया, वांगजी चिंतित हो गया क्योंकि विंग एक चंचल और चुलबुला स्वभाव का व्यक्ति है। वह कम से कम वांगजी उसके बारे में इतना तो जानता है, जब तक ये गंभीर ना हो जाए वह आंसू नहीं बहाएगा। वांगजी खड़ा हुआ और वहां से जाने ही वाला था, लेकिन नीचे ने उसका रोप को पकड़ लिया। वांगजी उसकी ओर देखा और मुस्कुराया और उसने कहा, बस फादर को एक सेकेंड दो। उसने खुद को एचा से मुक्त कराया और विंग के पीछे चल दिया। वहीं एचा फ्रॉन हो गई।
सभी बच्चे खड़े हो गए और वांगजू के सामने झुके, क्योंकि वह ईशा को छोड़कर वहाँ से चला गया। जल्दी वे एक दूसरे को देखते और सभी के चेहरे पर एक ही व्यक्ति होती। वहीं युवान, उसकी आंखें नम थी। जब हैनुअल ने देखा तो उसने उसकी हथेली को पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ युवान? युवान, उसके होंठ कँप रहे थे, वह रोने ही वाला था। उसने कहा, आइंग रोए। हैनुअल ने उसे अपनी गोद में लिया और कहा, वे ठीक हो जाएगा युवान। तभी हैनुअल ने युवान से कहा, तुम्हारे आइंग जरूर किसी बात को लेकर थोड़ी दुखी होंगी, लेकिन अगर तुम अभी रोओगे तो आइंग और भी दुखी हो जाएंगे। हैनुअल ने युवान के आंसू पोंछते हुए बोला, तो रोना मत। युवान अपना सीधा चेहरा रखने की कोशिश करते हुए बोला, युवान नहीं रोएगा। वहीं ईशा ने मुस्कान के साथ अपने मन में सोचा, क्या मुझे इनके और इनकी कृपा के लिए कुछ लाना चाहिए? वहीं हेक्वान, जो इंग्शी को देख रहे थे, वो अपने मन में सोचा, हर बार जब मैं इसे देखता हूँ तो मेरा दिल क्यों धड़कता है? हेक्वान खड़ा हुआ और इंग्शी को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ काम है। इंग्शी कंफ्यूज हुई। तभी हेक्वान आगे चलते हुए बोला, मेरे साथ आओ। इंग्शी झुकी और सबको वो किया और हेक्वान के पीछे चल दी। वहीं सिजोई अपने मन में कुछ सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने कहा, लगता है मेरे हाथ कुछ कीमती चीज़ लग गई। मैं ईशा कहीं जाने ही वाली थी। तभी सिजोई ने उसका हाथ खींचा और कोल्ड टोन में पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? ईशा ने एरोगेंटली कहा, मैं फादर के पास जा रही हूँ। तो सिजोई ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ खड़े हो जाओ, कहीं जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी सुंदर टांगें तोड़ दूंगा। ईशा, उसकी आंखों में आंसू गए। उसने कहा, तुम? तभी सिजोई स्वीटली मुस्कान कर देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। ईशा उससे डर गई और अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं हेक्वान सिजोई की बात सुनकर दंग रह गया। तभी हैनुअल ने सख्ती से कहा, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए तीसरे भाई, वह अभी भी बच्ची है। सिजोई ने कोल्ड टोन में हैनुअल से कहा, कृपया मुझे एक घमंडी बिगड़ैल चूहे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए यह मत सिखाइए दूसरे भाई। एजी ने ईशा के कंधे को पुक किया। ईशा ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा तो एजी ने उसके आंसू पोंछे। युवान ने उसकी ओर देखते हुए मासूमियत से कहा, आइन ने कहा है, जो रोता है वो अगली बंदर होता है। ईशा ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं कोई अगली बंदर नहीं हूँ। वही एजी ने उसके देखकर हंसा और कहा, हाँ, क्योंकि आप एक खूबसूरत बंदर हो। युवान भी खिलखिलाकर हंसा। वहीं ईशा ने चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं एक सुंदर बंदर हूँ तो आप लोग भी हैंडसम बंदर हो। और कमरे में अचानक एकदम शांति छा गई और अचानक युवान जोर से हंसने लगा। उसके साथ ईशा ने भी हंसना शुरू कर दिया। ईशा भी खुद को रोक नहीं सकी और हंसने लगी। हैनुअल अपने भाइयों के साथ लाड़ प्यार करते हुए देखकर अपने मन में बोला, ये बहुत प्यारे हैं। उन्हें इस तरह हंसते देखकर सिजोई भी थोड़ा सा मुस्कुराया। वहीं जी, वह तो सिर्फ खाने में ही बिजी था। वहीं दूसरी ओर विंग अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की ओर जा रहा था। वह अपने आंसू नहीं रोक सकता। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की यादें घूम रही थी। उसकी माँ भी उसकी तरह एक इंटरसेक्स है, लेकिन वह पूरी दुनिया के सामने गुमनाम है और ज़्यादा लोग उसका चेहरा नहीं जानते। उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती थी क्योंकि वह हमेशा विंग में अपनी खामियां देखती थी, इसलिए वह हमेशा विंग से दूरी बनाए रखती थी। लेकिन विंग, उसे लगता था कि उसकी माँ उससे नफरत करती है। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, विंग। विंग आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और बोला, किंग। विंग की आंखों में आंसू देखकर वांगजी का मानो दिल ही टूट गया। उसने विंग को जल्दी गले लगा लिया
विंग ने भी रोते हुए वांगजी को तुरंत गले लगा लिया। विंग मजाकिया है, चुलबुला है, लापरवाह है। उसे परवाह नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे क्या परेशान करता है। वह इन सबको नज़रअंदाज करता है, लेकिन केवल वह जानता है कि वह कितना आहत है। उनकी भद्दी टिप्पणियों से एक व्यक्ति कितना पीड़ित होता है, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जिसे किसी की राय की परवाह नहीं होती। अपनी माँ और भाई बहनों द्वारा उपेक्षित होना, दोस्तों और प्यार से धोखा खाना, हमेशा भाई बहनों की सफलता के आगे झुकना, उसकी कड़ी मेहनत की सराहना करने वाला कोई नहीं। यह दुखदाई है, एक नरक जैसा दर्द। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही वांगजी उसके बालों को सहलाते हुए उसे कंफर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग ने टूटी हुई आवाज में कहा, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। वांगजी ने नोट किया। उसने विंग को उठाकर उसके कमरे की ओर चल दिया। वांगजी विंग को अपने कमरे की ओर ले गया और उसे बिस्तर पर बैठा दिया। विंग ने वांगजी को कसकर गले लगा रखा था और वांगजी उसे अपने सीने से लगाए हुए उसकी कमर को सहला रहा था। विंग आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। वांगजी ने विंग के आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत विंग, इससे मेरा दिल दुखता है। उसने विंग की नम आंखों को किस किया। विंग रोना बंद करने के लिए अपने होठों को काटने लगा। आंसू भरी आंखों से वांगजी की ओर देखते हुए कहा, तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना, है ना? वांगजी उसके सवाल से हैरान रह गया। इससे पहले उसे किसी ने इस तरह का सवाल नहीं पूछा था। उसके लिए यह सवाल नया था। जब कोई वाकई में वांगजी को अपनी भावनाएं दे रहा था। वांगजी ने धीरे से कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा विंग, यहाँ तक कि मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। उसने विंग के माथे पर किस करते हुए कहा। विंग ने टूटी आवाज में कहा, वादा करो मुझसे, तुम कभी भी मेरी जगह हरगिज किसी और को नहीं दोगे। वांगजी ने मुस्कान के साथ कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ। उसने उसकी हथेली पर किस किया, फिर उसे प्यार भरी आंखों से देखते हुए कहा, मैं अपने दिल में तुम्हारी जगह कभी किसी को नहीं दूंगा। विंग में अचानक से वांगजी को किस करने लगा। वांगजी ने भी खुशी से उसे वापस पेस्नेट किस बैक किया। विंग ने अपने हाथों को वांगजी के गर्दन के राउंड कर लिया। वहीं वांगजी ने विंग को अपनी लैप में खींच लिया। विंग किसके दौरान वांगजी के गालों पर करेस कर रहा था। कुछ समय बाद कमरे के अंदर विंग और वांगजी पूरी तरह से नेक्ड थे। विंग वांगजी की गोद पर बैठा था और वह धीरे धीरे मूव कर रहा था और वांगजी के कान के पास धीरे से मौन कर रहा था। मुझसे यह मत पूछना कि यह कैसे हुआ। खैर, एक केस लापरवाही से भावुक हो गया और दोनों उस पर गर्मी का विरोध नहीं कर सके और दोनों के कपड़े खुल गए। वांगजी धीरे से विंग की गर्दन पर उसके कलर वुंड को और किस कर रहा था, जबकि अपने एक हाथ से वह विंग के निपल्स को स्क्वीज कर रहा था और दूसरे हाथ से विंग को हिलने में मदद कर रहा था। जब वांगजी ने उसकी कमर पर तेजी से लाते हुए उसे अपने ऊपर तेजी से मूव कराया तो विंग जोर से कराह उठा। वांगजी ने विंग के ईयरलोब को शक किया। वहीं विंग गहरी सांस लेते हुए बोला, योर मैजेस्टी। वह वांगजी के ऊपर बाउंस कर रहा था। वहीं वांगजी ने विंग को एक स्पैंक किया। विंग फिर से कराह उठा। वांगजी विंग के अंदर फास्टली मूव और डीपली मूव हो रहा था। वहीं वो विंग के निपल्स को भी स्क्वीज कर रहा था। विंग ने सिर की कम कर दिया। विंग ने मूव करना स्टॉप किया और वह वांगजी के कंधों पर लीन हो गया। यह सेकेंड टाइम था जब विंग कम किया, जबकि वांगजी अभी आने के मूड में नहीं था। बट विंग की स्माइल और सेटिस्फेक्शन फीलिंग थी।
विंग ने जब अपने हॉट लिक्विड अपने स्टमक में महसूस किया। वांग जी फाइनली एक लास्ट हार्ड और डीप ट्रस्ट के बाद विंग के अंदर कम हुआ। विंग ने अपने स्टमक पर हाथ रखते हुए कहा, दैट्स फील्स सो वार्म। वहीं वांग जी विंग के फिंगरप्रिंट्स को किस करते हुए बोला, मुझे लगता है तुम जल्द ही हमारे बेबी से प्रेग्नेंट हो जाओगे। तभी विंग की स्माइल ड्रॉप हो गई, बट वांग जी ने इसे नोटिस नहीं किया। उसने विंग की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम हमारे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते विंग? विंग ने स्माइल किया और उसे हक कर लिया। वांग जी ने हक बैक किया। वहीं विंग अपने मन में सोच रहा था, मुझे डर लगता है कि आप उसकी तरह बिहेव क्यों करते हैं। वहीं वांग जी ने डार्कली विस्पर किया, तुम्हें हमारे बच्चे को जन्म देना ही होगा। विंग ने धीरे से नोट किया। विंग के माइंड में एक फ्लैशबैक आया। सावजान अपने प्रेमी के साथ पहली बार प्यार करने के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ था और वह हाँफ रहा था। जान की हंसी फूट पड़ी जब उसने महसूस किया कि उसका लवर उसके स्टमक पर लिटिल लिटिल किसेस कर रहा है। वहीं उस अनजान लवर ने कहा, विंग। विंग उसकी ओर देखा जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जान के लवर ने उससे पूछा, हमारा बच्चा कैसा दिखेगा? जान जिसके चेहरे पर लाली आ गई और वह शर्मा गया। तभी उस लवर बॉय ने सावजान के कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, मेरे जैसा हैंडसम या फिर तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल होगा? बुरी तरह शर्माते हुए कहा, हाँ बंद करो। वहीं लवर बॉय ने कहा, बेबी क्या तुम हमारे बच्चे को जन्म नहीं दोगे? जान शर्माया। तभी उस लवर बॉय ने जान के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बोलो क्या तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दोगे? हमारे बच्चे को? जान की शरीर पर एक कपकपी सी दौड़ गई। विंग ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। अब क्या तुम मुझे अभी प्रेग्नेंट होने की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना? उस लवर बॉय ने हूँ कहा और विंग के चेस्ट के ऊपर ही अपना सर रख लिया। वहीं विंग तभी जान को कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, रुको, तुम मेरे अंदर कम किया। यू लवर बॉय खिलखिलाकर हंस उठा। जान उसके ओर इशारा करते हुए बोला, तुमने प्लानिंग की थी ना? उसने कहा, क्या? और कंफ्यूजन में अपना सर हिलाया। तभी जान ने उससे कहा, देन नाउ माई प्लानिंग, नो कॉन्डम, नो एंट्री, नाउ प्रेजेंट टाइम। विंग अपने मन में बोला, मुझे नफरत है उसके बारे में सोचने से भी। उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वहीं वांग जी अपने मन में सोचा, क्या मैंने इसे फिर से डरा दिया? वो गिल्टी फील कर रहा था इस चीज़ के लिए। 1 घंटे के बाद विंग लकड़ी के बाथटब पर लेटा हुआ था जबकि एंगशी उसे साफ करने में मदद कर रही थी। वांग जी पहले ही नहा चुका था और अपना महत्वपूर्ण कठिन काम करने के बाद कमरे में आराम कर रहा था। विंग बाथटब पे आराम से बैठा हुआ था जबकि एंगशी उसके बाल धो रही थी। उसने हंसा और कहा, आप आज तीसरी बार नहा रहे हो काका? उसने चिढ़ाते हुए कहा, क्या किंग आप पर कठोर थे? विंग शर्माया और उसने उसे रुकते हुए कहा, विंग ने कहा, स्टॉप इट। एंगशी ने चक्कर किया पर उसने संकोच में विंग से पूछा, क्या मैं गर्भ निरोधक चाय फिर से तैयार करूं? एंगशी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, अगर विंग ने फिर से गर्भ निरोधक चाय पी तो इसके लिए दूसरी बार होगा और सभी गर्भ निरोधक चाय के बुरे प्रभाव को जानते हैं। आप माँ बनने की अपनी क्षमता को खो सकते हैं बहुत अधिक गर्भ निरोधक चाय का सेवन करने के कारण। ऐसा नहीं है कि विंग अपनी और वांग जी के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता। वह चाहता है अपना खुद का बच्चा, उसका शरीर, लेकिन वह डरा हुआ है। वह रॉयल्स में संघर्ष के कारण डरा हुआ है।
बीम अपने बच्चे को ऐसी जगह नहीं रखना चाहता जहाँ भाई सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों को मार डालेंगे, जहाँ पर कोई अपनी मीठी बातों से जहर घोलेगा। भगवान और बीम के बिना वांगजी और 7 राजकुमारों और 2 राजकुमारियों के भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। विंग ने अपने मन में सोचा, राजकुमार हानवल ही इस परिवार में एकमात्र सम्मानित व्यक्ति और निर्दोष व्यक्ति है। नोबल के अनुसार उसका अपने पिता के साथ कुछ मतभेद था, लेकिन कारण उजागर नहीं किया गया। लेकिन वह कभी भी अपने पिता की मृत्यु नहीं चाहता था। इसके अलावा एकमात्र व्यक्ति था जो अपने पिता की मृत्यु पर दिल की गहराइयों से रोया था। किताब पर यह स्पष्ट नहीं था कि किंग की हत्या किसने की, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके सभी बेटे और कुछ शाही अधिकारी राजद्रोह में शामिल थे। हनुल की प्रतीक्षा करें, जिसे परिवार में हो रही घटनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पिंग यह सोचकर इसका दहल जाता है, उन्हें किंग से कितनी नफरत होगी कि अपने ही पिता की मारने की योजना बनाने से पहले एक बार नहीं सोचा। और हीरो था 5वां राजकुमार, और इस सब के पीछे मुख्य मास्टर प्लानर था। विंग कुछ सोच पाता, पर तभी उसे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। इंग्जी ने विंग को हिलाते हुए बोला, तुम क्या सोच रहे हो काका? विंग ने मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। इंग्जी ने उसके पूछा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? विंग उससे बोला, नहीं, मुझे लगता है सुबह की खुराक काम करेगी। इंग्जी ने सिर हिलाकर सहमति दी। इंग्जी ने विंग से कहा, वैसे यदि आप गर्भ निरोधक चाय नहीं लोगे तो आप निश्चित ही गर्भवती हो जाओगे। मैडम म्याम्या उस समय गर्भवती हो गई जब किंग ने उनके साथ सिर्फ एक बार सोए। वहीं कॉन्सर्ट याहू के मामले में 2 से 3 दिन लगे, और अन्य 2 पत्नी को भी कुछ समय लगा। फिर उसने यहाँ भर्ती होगा। लोग कहते हैं कि उनकी क्षमता बहुत अधिक है। विंग हंसा और अपने मन में सोचा, वो इतनी जल्दी गर्भवती हो गई क्योंकि उन्होंने विशेष जड़ी बूटियाँ ली थी। वैसे भी आखिरकार एक आदमी के शॉट इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? वहीं दूसरी ओर वांगजी की आंखें फड़फड़ाई। उसने अपने मन में कहा, लगता है कि कोई मुझ पर शक कर रहा है, लेकिन किसकी इतनी हिम्मत? मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर सिजोई और हैकॉन मैदान पर खड़े थे। दोनों के हाथ में तलवारें थी। वे वोर हो रहे थे, जैसे कि उनके पिता और उपपत्नी विंग के आने तक उन्हें क्या करना चाहिए। युवान और एजिन भी अकादमी नहीं गए, क्योंकि वे कक्षाएं भंग करना चाहते थे और अपने पिता के आदर्श पुत्र बनना चाहते थे। सिजोई ने हाइकॉन पर हमला किया। उसने भी जवाबी हमला किया। दोनों एक मजेदार लड़ाई लड़ रहे थे। वे एक दूसरे को हराने के लिए उत्सुक थे। जमीन पर तलवारों के साथ वे भाइयों की तुलना में दुश्मनों की तरह अधिक लग रहे थे। सिजोई ने एक स्मृति के साथ कहा, यह भी खत्म नहीं हुआ है भाई। हाइकॉन ने भी उस पर हमला करते हुए कहा, मैंने कब कहा कि यह खत्म हुआ? सिजोई ने उस हमले को टाल दिया। उसने मजाक करते हुए कहा, क्या आप निश्चित हैं कि आप साम्राज्य के सबसे अच्छे युवा तलवारबाज हैं? तभी हाइकॉन ने उस पर दोबारा हमले करते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें यह साबित करूं? तलवार ने सिजोई के शरीर को छुआ और उसे एक घाव बना दिया। सभी की आंखें फैल गईं, उन्हें यह महसूस करते हुए कि अब यह सब खूनी हो रहा था। दोनों अब लड़ नहीं रहे थे, यह सोचकर कि यह समय बीत रहा है, लेकिन वे वास्तव में एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे थे, भले ही इसका मतलब एक दूसरे को मारना। हनुमान चिंतित होकर उन दोनों से कहा, अब तुम दोनों इसे बंद करो। लेकिन कौन उसकी बात सुनने वाला था? हिकवान और सिजोई दोनों ही आक्रामक शिकारी की तरह एक व्यवहार कर रहे थे।
और एक दूसरे को हराने और शिकार को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराईं और एक खनक की आवाज़ हुई, एक तेज़ आवाज़ पूरे मैदान में गूंज उठी, जिससे सभी डर गए और तुरंत गुस्से में उस अल्फा के सामने घुटने टेक दिए। वांग जी गुस्से में घुर्राया, तुम दोनों मेरी मौजूदगी में ये क्या कर रहे हो? जूही और हाइक्वान दोनों के अंदर एक सिवा से दौड़ गई। दोनों ने तुरंत घुटने टेक दिए और नीचे देखते हुए कहा, आई एम सॉरी फादर। वांग जी की आंखें पूरी तरह लाल थी। वह अपने सामने का दृश्य देखकर बहुत क्रोधित था। वे उसकी पीठ के सामने कुछ भी कर सकते हैं, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उसकी मौजूदगी में इनकी हिम्मत कैसी हुई? वे एक दूसरे पर तलवार ताने। क्या यह सम्राट की अवज्ञा करने जैसा नहीं है? उसकी उपस्थिति का अनादर करना। लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसे इससे ज़्यादा चिंता थी कि अगर उसके बेटे के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। वह नहीं चाहता कि उसके बेटे उसके नक्शे कदम पर चले। वह नहीं चाहता कि वे एक दूसरे से लड़े और एक दूसरे की गर्दन को काटे। अब वह ऐसा नहीं चाहता। वह उनकी रक्षा करना चाहता है। विंग ने वांग जी की हथेली को पकड़ा और धीरे से कहा, काम डाउन। वो बच्चे हैं और गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। वांग जी ने गहरी सांस ली और कोल्ड टोन में कहा, एक दूसरे से माफ़ी मांगो। हाइक्वान ने वांग जी की ओर देखा और कहा, क्या? वहीं सिचुई ने भी अपने मन में कहा, माफ़ी मांगने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तभी वांग जी गुस्से में चिल्लाया, माफ़ी मांगो। वहीं विंग अपने मन में सोचा, अरे बच्चों, क्या एक दूसरे से माफ़ी मांगने पर तुम्हारी पॉकेट मनी चली जाएगी? हाइक्वान ने अपने दांत पीसते हुए अपने हाथों को मिलाया और थोड़ा सा बो करते हुए बोला, मैं तीसरे भाई से माफ़ी मांगता हूँ। सिजुई ने भी अपने हाथों को मिलाया और थोड़ा बो करते हुए बोला, मैं अपने व्यवहार के लिए प्रथम प्रिंस से क्षमा मांगता हूँ। और उसे घूर कर देखते हुए मन में बोला, फकर। वहाँ पर एकदम सन्नाटा था। यह मौत के यार्ड जैसा था, लेकिन फिर पूरे शांत यार्ड पर एक हंसी गूंजी। सभी का ध्यान उन 3 छोटे बच्चों की ओर गया, जो इतनी जोर से हंस रहे थे जैसे कोई बंदर नाचते देखा हो या कुछ मज़ेदार चुटकुले सुन रहे हों। युवान हंसते हुए पहले ही फर्श पर आ गया। एचा और एजिन अपनी हंसी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। तभी युवान ने हंसते हुए कहा, भाई लोग तो फादर के सामने डरपोक बिल्ली की तरह है। पिंग ने गहरी आह भरी और कहा, मेरा बेटा एक परिस्थिति क्यों नहीं समझता। लेकिन फिर उसने दोनों प्रिंस की ओर देखा और अपने मन में कहा, लेकिन उसने जो कहा सच है। ये डरावने बेघर बिल्ली के बच्चे की तरह लग रहा है। और खुद अपनी हंसी को रोकने की कोशिश किया। तभी वांग जी ने विंग की ओर देखा। विंग ने कहा, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाइक्वान ने विंग की ओर देखा और कहा, प्यारा? वहीं से जोई उसे बड़ा वियर्ड फील हुआ। जियांग चेंग ने एक सांस ली और कहा, ओ पत्नी विंग वास्तव में 7वें राजकुमार जैसे ही स्थिति को नहीं समझ पा रहे। वहीं वांग जी ने विंग की ओर देखते हुए बोला, क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? विंग ने कहा, सॉरी। वो वांग जी की को गले लगाए हुए अपनी हंसी नहीं रोक सका। वहीं युवान हंसते हुए जमीन पर लेट गया। एचा और एजिन भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और वो भी जोर जोर से हंसने लगे। वहीं वांग जी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, इसमें इतना हंसने वाली बात क्या है? तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।